Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाटलिपुत्र एजुकेशन में। आज के वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री टॉपिक से रिलेटेड जरूरी बातों को बताने वाला हूं। तो ये चैनल पे आपको एनिमेटेड वीडियो और एनिमेटेड टॉपिक्स मिलते हैं। आखिर ये वीडियो खास क्यों है और ये चैनल खास क्यों है? तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको पूरी हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ स्टैटिक जीके, MCQ तमाम क्वेश्चन को आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस से सारे जितने भी टॉपिक आपके आते एग्ज़ाम में वो सब डिस्कस किए जाएंगे। जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप BPSC लेवल की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, अदर कॉम्पिटिटिव जो भी आपका एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम से आपको इन तमाम चैप्टर से क्वेश्चन रहते हैं। तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म, ये चैनल जो है पाटलिपुत्र एजुकेशन खास है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ आपको अवेलेबल है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने सारे डाउट्स को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जो भी बातें हैं इसमें आपको पार्ट बाय पार्ट पढ़ाया गया है। सबसे पहले इतिहास पढ़ने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इतिहास में क्या क्या पढ़ना होता है। काफ़ी सारे वीडियो आपको बने हुए मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो की खासियत ये है कि पूरी डिस्क्राइब से वर्णन किया गया, एक एक पॉइंट को आपको इसमें बताया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं इतिहास से। तो इतिहास में सिलेबस के रूप में बात की जाए तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? प्राचीन भारत में आप पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक है प्राक इतिहास, इतिहास जानने का स्रोत, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, धार्मिक सुधार, मौर्य वंश, मौर्योत्तर गुप्त काल, गुप्त वंश, गुप्तोत्तर या वर्धन वंश, और भी जो टॉपिक बच जाएंगे वो आपको विविध में सारे टॉपिक करवा दिए जाएंगे। मध्यकालीन भारत में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? तो मध्यकालीन भारत में आपका अरब आक्रमण, इस्लाम धर्म, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और मराठा, सूर्यवंश, सामाजिक सुधार आंदोलन, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, और जो टॉपिक बच जाएंगे वो सब मिसलेनियस में डिस्कस किए जाएंगे। आधुनिक भारत में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो आधुनिक भारत में आपको पढ़ना है भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, सेकेंड है आपका प्रांतीय राज, तीसरा है 1857 का विद्रोह, चौथा आपको पढ़ना है 1857 के विद्रोह के बाद कांग्रेस के पूर्वगामी संस्थाएं, पांचवा है राष्ट्रीय कांग्रेस, छठा टॉपिक आपको पढ़ना है गरम दल एवं नरम दल। तो गरम दल का उदय और नरम दल का उदय कैसे क्या हुआ, ये सब आपको आधुनिक भारत में आने वाले वीडियो में मिलेंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी दबा लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिफाई मिल जाए। तो सातवां है राष्ट्रीय आंदोलन, आठवां है गांधी युग, नौवां टॉपिक है पुस्तक एवं उसके लेखक, 10वां टॉपिक आपको पढ़ना है भारत के गवर्नर जनरल वायसराय, और 11वां है आज़ादी के बाद का भारत, और 12वां है विविध। तो यानी कि ये जो आपका एक छोटा सा सार है, और भी जितने भी मोस्ट टॉपिक हैं वो सब आपको इसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो अब चलते हैं हम आगे इतिहास के बारे में जानने के लिए कि सबसे पहला टॉपिक है इतिहास। तो आखिर इतिहास है क्या? तो इतिहास का मतलब होता है बीती हुई कहानी। और इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है? तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है आपका प्राक इतिहास। प्राक इतिहास का मतलब होता है पाषाण काल, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। अब प्राक इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है? तो प्राक इतिहास को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है प्राक पाषाण काल। तो प्राक पाषाण काल में लोगों का जो जीवन था वो अस्थायी जीवन था। यहाँ के लोग जो थे वो खानाबदोश जिंदगी जीते थे, यानी कि घुमंतु जीवन था। यहाँ के लोग जो प्राक पाषाण के जो आदि मानव थे वो पेड़ पत्तों का छाल पहनते थे और भोजन के रूप में कच्चा मांस और फल
कंदमूल इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले आग की खोज जो हुई थी वो प्राक पाषाण में हुई थी। अब प्राक इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है, जैसा कि पहला हो गया प्राक पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल और तीसरा होता है नव पाषाण काल। चौथा जो होता है वो आपका ताम्र पाषाण आता है, वो आगे आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। मध्य पाषाण के लोगों का जीवन जो था वो अस्थायी था। यहाँ के लोगों का जो मुख्य विशेषता थी, ये भी एक तरह से आखेटक थे और इनका जीवन भी जो था वो घुमंतु जीवन ही था। सबसे खास बात यह है कि मध्य पाषाण के लोग जो है अंत्येष्टि करना सीख गए थे, यानी कि अंतिम संस्कार करना जान गए थे। टोटल जो है हिंदू धर्म में 16 तरह का संस्कार होता है, जो कि मरने के बाद जो लोग कहते हैं कि चलो इनका अंतिम संस्कार कर दें, तो यहीं से यहाँ के जो लोग थे मध्य पाषाण के लोग, वो अंतिम संस्कार करना सीख गए थे। भोजन के रूप में ये लोग कच्चा मांस और फल खाते थे। अब है नव पाषाण काल। तो नव पाषाण के लोगों का जो जीवन था वो अस्थायी हो गया। यहाँ की जो समाज थी वो एक जगह फिक्स हो गई, यानी कि एक जगह वो अस्थायी निवास करने लगे। और सबसे पहले पहिया की खोज नव पाषाण काल में हुई थी। यहीं से कृषि की भी शुरुआत हुई थी और नव पाषाण काल में ही आपका जो है कुत्ता को पालतू जानवर बनाया गया था। तो कृषि की आविष्कार अगर पूछी जाए तो नव पाषाण काल में आपका कृषि की आविष्कार हुई थी। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका इतिहास का जो दूसरा खंड होता है वो है आदि इतिहास। आदि इतिहास में आपका हड़प्पा सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता, वो आदि इतिहास के अंतर्गत आता है। अब है तीसरा टॉपिक इतिहास, यानी कि इतिहास पढ़ने से पहले आपको प्राक इतिहास पढ़ना है। प्राक इतिहास में जितने भी टॉपिक हैं, प्राक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये पढ़ना होता है। उसके बाद आता है आपका आदि इतिहास, उसके बाद आता है इतिहास। अब यहीं से आपका इतिहास में 3 पार्ट होता है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है आपका मध्यकालीन भारत, तीसरा है आपका आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में जो है वैदिक सभ्यता आती है। तो यहाँ तक जो है पूरे आपको इतिहास के बारे में एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया गया है, ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनाया हूँ, काफ़ी जो है इसमें आपका एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ ताकि एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटे। पूरे विजुलाइज तरीके से, एनिमेटेड तरीके से आपको बनाया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं काल के आधार पे जो है इतिहास के बारे में कुछ ज़रूरी बातें को जान लेते हैं। सबसे पहला है आपका यहाँ पे काल के आधार पे, यानी स्रोत के आधार पे इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल एक ही होता है। दूसरा है आध ऐतिहासिक काल, तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल यानी कि इतिहास। अब यहाँ पे बात की जाए तो प्रागैतिहासिक काल के जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो तीनों काल के पुरातात्विक स्रोत पाए गए हैं। पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब होता है जो खुदाई के माध्यम से जो भी आपके सामान चीज़ मिलते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, मनका, घड़ा, औजार, ये सब खिलौने, ये सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो तीनों काल के प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक स्रोत तो पाए गए हैं, लेकिन कुछ का साहित्यिक स्रोत यानी लिखित स्रोत पाया गया है, कुछ का नहीं पाया गया है। तो प्रागैतिहासिक काल का जो साहित्यिक स्रोत है वो नहीं पाया गया है। वहीं जो है आदि ऐतिहासिक काल के जो लिखित स्रोत है वो पाए गए हैं, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, यानी कि सिंधु सभ्यता में जो लिपि पाए गए हैं उसको पढ़ा नहीं गया है। वहीं आपका आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक स्रोत पाए गए हैं और इसके लिखित स्रोत भी पाए गए हैं और इसके लिखित स्रोत को पढ़ा भी गया है। तो यहाँ आता है प्रागैतिहासिक काल। तो काल का, इतिहास का वह कालखंड जिसका केवल पुरातात्विक स्रोत मिला है, लेकिन लिखित स्रोत अर्थात साहित्यिक स्रोत अभी तक नहीं मिला है, उस कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे कि पाषाण काल। यहाँ जानना है कि भारत में जो प्रागैतिहासिक काल है इस पे सबसे पहले जो शोध और रिसर्च किए थे या खोजबीन किए थे रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड एक पुरातात्विक और भूगर्भ वैज्ञानिक भी हैं। तो वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे सवाल पूछूंगा। तो सवाल आप तभी दे पाओगे जब आप पूरे वीडियो को एक एक पार्ट बिना मिस किए आप देखेंगे और समझते हुए चलेंगे। साथ ही साथ आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एनिमेटेड तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अब आता है आदि ऐतिहासिक काल। तो इतिहास का वह कालखंड जिसका पुरातात्विक स्रोत है और साहित्यिक स्रोत भी मिला है, लेकिन साहित्य स्रोत को अब तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, उस कालखंड को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो बात आती है हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि मिला है उसको अभी तक
पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल माना जाता है। तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। तो इतिहास का वह कालखंड जिसका पुरातात्विक स्रोत और लिखित स्रोत दोनों पाए गए हैं और लिखित स्रोत को पढ़ा भी गया है, तो ऐसे कालखंड को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे वैदिक काल और उससे आगे के काल को यानी कि बौद्ध, जैन, मौर्य काल को आपका ऐतिहासिक काल माना जाता है। अब इसको और भी बेहतरीन तरीका से यहाँ पे समझते हैं इतिहास के बारे में, एकदम डायग्राम एक्सप्लेन किया जाता है यहाँ पे फिर से। जैसा कि आप इतिहास देख रहे हैं, तो इतिहास पढ़ाई कर रहे हैं, तो इतिहास के पिता कौन है? तो इतिहास के जनक है हेरोडोटस। यहाँ आपको याद रखना है, एच से हिस्ट्री और एच से होता है हेरोडोटस। तो ये आपको टेक्निक है जिसमें आपको जानकारी रखना है। तो इतिहास को जैसा कि आपको मालूम है कि इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। यहाँ पे आपको तीनों का इंग्लिश वर्ड भी जानना है। प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक एज के नाम से जाना जाता है, आदि ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक और ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिक एज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे चार्ट के द्वारा आपको समझाने का कोशिश किया गया है। तो एक थे आपका जर्गनेस थॉमसन, उन्होंने जो भी औजार पाए हैं, जो कि आपका डेनमार्क शहर में कोपेनहेगन एक जगह है, कोपेनहेगन में डेनमार्क शहर है, उसमें पूरे विश्व का पुरातात्विक औजार रखे हुए हैं। तो उसके बेस पे इन्होंने जर्गनेस थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को ये नाम दिए हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल को ये पाषाण काल के रूप में माने हैं, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल को कांस्य काल माना और ऐतिहासिक काल को लौह काल माना। तो अब इसी के बेस पे आपको यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। तो इतिहास पढ़ने से पहले, प्राचीन भारत पढ़ने से पहले आपको ये 2 टॉपिक जानना बेहद ही ज़रूरी है, ताकि आपका कमीशन लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो यहाँ 1820 में जर्गनेस थॉमसन ने औजारों के जो प्रयोग हुआ उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा है। अब आता है पाषाण काल। पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। स्टोन एज को 4 भागों में यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है। दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, जिसको मिजोलिथिक एज कहा जाता है या मिडिल स्टोन एज कहा जाता है। तीसरा है नव पाषाण काल, जिसको नियोलिथिक या न्यू स्टोन एज कहा जाता है। वहीं आपका चौथा है ताम्र पाषाण काल, जिसको चाल्कोलिथिक एज या कॉपर स्टोन एज कहा जाता है। अब यहाँ पे पूरा पाषाण को 3 उपभागों में बांटा गया है। तो पूरा पाषाण काल का जो पीरियड है वो 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। यहाँ 25 M का मतलब होता है मिलियन, मिलियन का मतलब होता है लाख, और 10K का मतलब होता है K मतलब 1000, यानी कि आपका 10K यानी 1000। वहीं BC का मतलब होता है बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले को BC शॉर्टकट में कहते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट में संक्षेप में आपका लिखा हुआ है, वो बातें आपको समझते हुए चलनी है। वहीं मध्य पाषाण काल का जो पीरियड है वो है 10,000 से लेकर 4,000 BC, और नव पाषाण काल का जो पीरियड है वो 10,000 से लेकर के 1,000 BC। यहाँ पे सबसे लंबे समय तक चलने वाला जो काल था वो है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 उपभागों में बांटा गया है। पहला है आपका पूर्व पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। वही मध्य पाषाण काल के अंतर्गत जो विशेषताएं हैं उसके बारे में भी आपको देखते हुए चल रहे हैं। यहाँ पूर्व पूरा पाषाण काल का जो पीरियड है वो 25 लाख से 50,000 BC माना गया है। वही मध्य पूरा पाषाण काल का जो पीरियड है वो 50,000 से 40,000 BC, और यहाँ उच्च पूरा पाषाण काल को 40,000 से 10,000 BC यानी कि 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व उच्च पूरा पाषाण काल का पीरियड माना गया है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको जानकारी रखनी है कि विभिन्न इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत दिया है। तो यहाँ बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है कि कभी आपका यहाँ पे जो एज लिखा हुआ है ये आपका पीरियड, इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना है। जो आपको यहाँ पे बताया गया है वही आपका सही है, क्योंकि अलग अलग इतिहास का अलग अलग मत है। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म पाषाण भी माना जाता है, यानी कि सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथ का संबंध मध्य पाषाण से है। आखिर इसको मध्य पाषाण को
माइक्रोलिथ्स क्यों कहा गया है? क्योंकि मध्य पाषाण काल में जो औजार होते थे, पत्थरों का औजार, बहुत छोटे छोटे प्रयोग होते थे, इसीलिए इसको सूक्ष्म पाषाण काल भी कहा गया है। नव पाषाण काल को महापाषाण कहा जाता है, यानी कि मेगालिथ। वहीं ताम्र पाषाण को चिल्कोलिथ कहा जाता है, या एनोलिथिक या इनोलिथिक या एनोलिथिक। ये आप जानते हुए चलना है। ये आपको जितने भी रिलेटेड सबके वर्ड है ये सब आपको जानना है। अब यहाँ कांस्य काल के बारे में देख रहे हैं, तो आखिर कांस्य जो है बना किससे? तो कांस्य है आपका तांबा और टिन से। और इसका एक एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल के अंतर्गत आती है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य काल के अंतर्गत माना गया है। वहीं उत्तर वैदिक काल को लौह काल के अंतर्गत रखा गया है। अब यहाँ बात आती है आपका कि मध्य पाषाण और नव पाषाण काल को संक्रमण काल कहा जाता है, क्योंकि ये जो है दोनों काल एक ही समय पे साथ साथ चल रहे थे। तो जो एक ही समय पे साथ साथ चलते हैं उसको यहाँ पे संक्रमण काल कहा जाता है। तो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल जो था वो साथ साथ चल रहा था, इसीलिए मध्य पाषाण और नव पाषाण काल को संक्रमण काल कहा जाता है। अब आता है आपका प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एज। ये आपका यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो प्री हिस्टोरिक एज में जैसा कि आपको पता है कि पाषाण काल आते हैं। पाषाण काल को 4 भाग में बांटा गया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 3 पार्ट में इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक आपको आते हैं। तो यहाँ पे सबके बारे में देखते हुए चलना है। यहाँ पे 2 तरह का एज देख रहे हैं, पीरियड। 2 तरह का पीरियड इसीलिए दिखाया गया है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो पूरा पाषाण काल जो थे वो 25 मिलियन से लेकर के 10,000 BC थे, और कुछ का मानना है 25 मिलियन से 12,000 BC। तो यहाँ पे आपको एक बेस मान के चलना है, ये वाला बेस को ही आपको समझना है। वो सिर्फ जानकारी के लिए मैंने आपको यहाँ पे दर्शा दिया। तो ये जो पहला वाला एज है इसी एज को आपको मानते हुए चलना है। हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, एज से संबंधित क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं आपको वीडियो में बताते हुए चलूँगा। साथ साथ आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा लास्ट में आपको बनाने के लिए होमवर्क के रूप में, ताकि जो है आप उसको पूरे वीडियो को देखने के बाद वो क्वेश्चन को सही कर पाते हैं कि नहीं, ये आप खुद को जज करेंगे। अब यहाँ चार्ट के द्वारा यहाँ समझाने का कोशिश किया गया है कि पूरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के और नव पाषाण काल के लक्षण क्या है। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान से देखते हुए चलना है। तो सबसे पहला जो गुण है वो लक्षण है पूरा पाषाण काल के लोगों का। तो यहाँ के लोग खानाबदोश की ज़िंदगी जीते थे और इनका जो जीवन था वो अस्थायी था। यहाँ की मुख्य विशेषता पूरा पाषाण काल के जो आदि मानव थे वो आखेटक यानी शिकार करते थे, और शिकार करने के कारण इनको जो है दूर दूर जाना पड़ता था, इसीलिए ये खाद्य संग्राहक भी थे, यानी कि भोजन को इकट्ठा करके रहते थे। मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वहाँ का जीवन भी अस्थायी था। यहाँ के लोग भी खानाबदोश थे और इनका जीवन जो था वो घुमंतु जीवन था। घुमंतु जीवन होने के कारण ये शिकार करते थे यानी आखेटक थे, और इसके कारण भी जो है भोजन को इकट्ठा करते थे। तो इस तरह से मध्य पाषाण के लोगों का खाद्य संग्राहक कहा जाता है। नव पाषाण के लोगों का कृषि की चूँकि यहाँ पे शुरुआत हो गई थी, इसीलिए कृषि की जो जिम्मेदारी होती है वो एक जगह रह कर के करना आता है। इसीलिए नव पाषाण के लोगों का जो जीवन था वो अस्थायी हो गया, यानी कि यहाँ का जो विशेषता है नव पाषाण के लोगों का, यहाँ से समाज अस्थायी हो गया, यानी कि नव पाषाण काल के लोग जो थे वो अस्थायी निवास जीना शुरू कर दिए। अब यहाँ बात आती है कृषि की। तो पूरा पाषाण काल में कृषि और पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई, लेकिन जो अव्यवस्थित तरीके से जो जानकारी थी, प्रारंभिक जानकारी, वो मध्य पाषाण काल में हो गई थी कृषि और पशुपालन की। वहीं सुव्यवस्थित तरीके से विधिवत रूप से कृषि की और पशुपालन की जानकारी नव पाषाण में हो गई थी। तो यहाँ से बहुत सारे कंट्राडिक्शन आपको आने वाले हैं, तो वो सारे को मैं डॉट्स क्लियर करते हुए चलूँगा। वीडियो को देखते हुए चलिएगा अंत तक ध्यान से। अब आविष्कार की बात की जाए तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज की गई, और मध्य पाषाण के लोगों का आग का व्यवहारिक प्रयोग करना आ गया था। वहीं नव पाषाण काल के लोगों का खोज था पहिया का खोज और मनका यानी घड़ा का खोज। और नव पाषाण के लोग जो थे वहीं कृषि की भी शुरुआत नव पाषाण से हुई। मध्य पाषाण की एक और विशेषता है कि यहाँ के लोग जो है अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार करना जान गए। पूरा पाषाण काल में कौन कौन से औजार इस्तेमाल किए जाते थे? तो पूरा पाषाण काल में जो है कुल्हाड़ी, बिदारनी, फलक यानी ब्लेड, खुरचनी, तछनी, सल्क,
क्वार्टजाइट और बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल औजार के रूप में होता था। वहीं मध्य पाषाण के लोग छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल कर देते हैं, इसीलिए इसको मध्य पाषाण को माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। वहीं आपका नव पाषाण काल में जो औजार थे वो हड्डियों का औजार, यानी कि नव पाषाण काल में हड्डियों का औजार पाया गया। अगर पूछा जाए तो हड्डियों का औजार कहाँ पाया गया, तो नव पाषाण काल में। यहाँ के लोग जो थे वो पत्थर की कुल्हाड़ी मुख्य रूप से उपयोग करते थे और पॉलिशदार पत्थर का औजार बनाया जाता था, और स्लेट भी नव पाषाण काल में पाए गए। कहा जाता है कि ज्ञानी मानव का जो उदय हुआ था, यानी होमोसेपियंस का उदय, वो नव पाषाण काल से ही हो गई थी। नव पाषाण काल के लोग कुत्ता को पालतू बनाए, यानी कि सबसे पहला पालतू जानवर है वो है कुत्ता। और ये किस काल से शुरुआत हुई, तो ये नव पाषाण काल से शुरुआत हुई। अब यहाँ पे एक चित्र के द्वारा समझाया गया है कि आग की खोज। देख रहे हैं कि यह है आदि मानव। कहा जाता है कि आग की खोज जो है वो अचानक से वो लोग को नहीं हुआ, वो जो है आग की खोज के लिए पत्थर उठा करके जानवरों को मार रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने देखा क्या कि पत्थर को जैसे ही वो जानवर को मारने के लिए फेंके तो एक पत्थर जाकर के दूसरे पत्थर से टकरा गया और कुछ चिंगारी निकली। इससे उनको ज्ञात हुआ कि ये आखिर है क्या। तो वो पत्थर को उठा के दोबारा उन्होंने आपस में टकराने का प्रयास किया। इस तरह से आग का जो सबसे पहले आदि मानव ने खोज की थी वो पूरा पाषाण काल में की थी। उसके बाद जो है वो मध्य पाषाण में इनका व्यवहारिक उपयोग करना सीख गए। तो इस तरह से आग की खोज हुई। ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका माइक्रोलिथ्स, यानी मध्य पाषाण काल के औजार। तो मध्य पाषाण में छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल होता था, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो नुकीला पार्ट है यहाँ पे, ये आपका नुकीला पार्ट है। इसी से जो है आदि मानव शिकार करते थे। ये इस तरह से ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, ये हथियार हैं जिसको माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ और विस्तार से जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में जो पाषाण काल है और पाषाण काल के अंदर जो उपभाग है वो सब उपभाग के अंतर्गत पूरे विस्तार से जानते हैं। तो पूरा पाषाण काल का जो पीरियड होता है वो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है। पूरा पाषाण काल, यहाँ से इसके बारे में जानते हैं। पूरा पाषाण काल में मानव जीवन अस्थिर था। इसी काल में जो है अग्नि का विस्तार हुआ। मानव समूह में रहना, समूह में शिकार कर अपना भोजन संग्रह करता था। यहाँ के मुख्य औजार की बात की जाए तो कुल्हाड़ी, हस्तकुटार यानी हैंड एक्स, बिदारनी, खंडक प्रमुख स्थल है यहाँ। तो याद रखना है कि पूरा पाषाण काल से कौन कौन स्थलों पाए गए, यानी कि पूरा पाषाण काल में, यानी पूरा पाषाण काल में आपका कश्मीर, थार, ये सब प्रमुख स्थलें हैं। थार जो है आपका राजस्थान में आता है। बेलन घाटी जो है वो मिर्जापुर जिला, उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर में है। भीमबेटका की गुफाएं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश में है। और प्रमुख स्थल है सोहन नदी घाटी, जो कि आपका पंजाब और पाकिस्तान के बीच में आता है, सोहन नदी घाटी। अब यहाँ पे कुछ आपका पूरा पाषाण काल के औजार दर्शाए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका पत्थर की कुल्हाड़ी है। अब यहाँ पत्थर की कुल्हाड़ी आदि मानव बनाते कैसे थे, एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। सबसे पहले जो है चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा उन्होंने लिया और बड़ा टुकड़े को जो है एक लकड़ी के माध्यम से, देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बड़ा टुकड़ा है। अब बड़ा टुकड़ा को जो है एक पत्थर के हथौड़े से यहाँ पे उन्होंने चोट किया। ठीक है, चोट करने के बाद जो है एक लकड़ी लिए और लकड़ी या हथौड़े से उसको वो धारदार बनाए। धारदार बनाने के बाद जो छोटा छोटा जो टुकड़ा था, यहाँ पे छोटा छोटा टुकड़ा है, उसको लकड़ी से हटा दिया गया, जिससे वो इस तरह से सामने से देखने में आपका इस तरह से कुल्हाड़ी दिखते थे। और इसको इस तरह से हाथ में पकड़ करके शिकार किया जाता था जानवरों का। अब आता है यहाँ आप देख सकते हैं पूरा पाषाण काल के जो औजार हैं ये हैं क्लीवर। तो क्लीवर कैसा होता है, ये आपका पत्थर के रूप में इस्तेमाल होता है। ये जो आप देख रहे हैं कि ये आपका पत्थर है और इसी तरह से ये पत्थर का इस्तेमाल जो होता था आदि मानव शिकार करने में करते थे। और अभी का जो चॉपर या क्लीवर जो होता है वो इस तरह से होता है, तो यानी कि पहले के ज़माने का जो है अब लोहा के रूप में आपको दे दिया गया है। तो ये है आपका पूरा पाषाण के औजार। अब आता है मध्यपुरा पाषाण काल। तो मध्यपुरा पाषाण काल का जो पीरियड है वो याद रखते हुए चलना है। कब से कब तक है,
तो 50,000 से लेकर के 40,000 BC। यहाँ की विशेषता क्या है, तो इस काल को फलक संस्कृति यानी कि फ्लेग कल्चर भी कहते हैं। इस काल में अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर हुआ। इस काल में पत्थर के गोले यानी कि बट्टिकास्म उद्योग जो होता है, यानी पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण हुआ। मुख्य औजार यहाँ के फलक, बेदनी, छेदनी एवं खुरचनी और प्रमुख स्थल है मिर्जापुर, नेवासा, उड़ीसा। उच्च पुरापाषाण काल, तो इसका पीरियड होता है 40,000 से 10,000 BC। इसकी खासियत है कि सबसे पुरानी चित्रकारी यानी कि जो कि भीमबेटका में है, तो सबसे पुरानी चित्रकारी का जो साक्ष्य है वो इसी काल में मिला। एक चीज़ ध्यान रखना है कि भीमबेटका का जो संबंध है वो तीनों काल से है। भीमबेटका जो है आपका पुरापाषाण काल में भी देखने को मिला है, मध्यपाषाण में भी देखने को मिला है और नवपाषाण काल में भी देखने को मिला है। तो इस काल की दो प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ जो है नए चकमक उद्योग और आधुनिक मानव का उदय हुआ। मुख्य औजार है फलक, तछनी और सल्क। प्रमुख स्थल की बात की जाए तो प्रमुख स्थल है बीजापुर, इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है, और तीसरा है बेलन घाटी जो कि वो है उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पुरापाषाण के जो भी औजार है, यहाँ कुछ औजारों को यहाँ पे दर्शाया गया है जो कि आप देख सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बुरिंस। बुरिंस यानी कि तछनी जो है आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे आप तछनी देख रहे हैं, पत्थर का जो टुकड़ा है। चूँकि पुरापाषाण में बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल होता था, तो ये एक बड़ा बड़ा पत्थर है और ये जो आप देख रहे हैं ये सब पत्थरों का औजार है। और मॉडर्न ज़माने का जो वो बुरिंस है यानी कि तछनी है, वो कुछ इस तरह से आपको दिखता है। तो इस तरह से आपको पिक्चर के द्वारा, डायग्राम के द्वारा ये एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है कि पहले के ज़माने में जो पुरापाषाण काल में जो औजार इस्तेमाल होते थे वो कुछ इस तरह के होते थे, और उसी का जो है मॉडर्न तरीका अब इस तरह से आपको कर दिया गया है। अब आता है पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। स्टोन एज में पुरापाषाण काल का जो पीरियड होता है वो इस तरह से 25 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। देखिए एक ही बात को बार बार यहाँ पे दिखाया गया ताकि आपको दिमाग में वो बातें छप जाएं। अब यहाँ पुरापाषाण काल में जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्थल पाए गए हैं और जो वहाँ से साक्ष्य मिले वो सब को इसमें डिस्कस किया गया है। तो पहला है आपका अतिरम पक्कम, ये तमिलनाडु में है, और एक दूसरा है हथनोरा जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ से आपका मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला है। दूसरा है भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। और एक चीज़ याद रखना है, आखिर भीमबेटका कहाँ है, तो नर्मदा घाटी यानी मध्य प्रदेश में आपका नर्मदा घाटी आता है, और आपका भीमबेटका विंध्याचल पर्वत के पास है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो भीमबेटका, या आपका ऑप्शन में रहेगा नर्मदा घाटी या विंध्याचल पर्वत। तो इस तीनों में से जो है आपको लगा देना है, या मध्य प्रदेश भी आएगा। नोट याद रखना है कि भीमबेटका के चित्रकारी का संबंध तीनों काल से है। अब है मिर्जापुर। मिर्जापुर कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश। तो मिर्जापुर से तीनों काल के औजार मिले हैं। और पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए तो अग्नि का आविष्कार कब हुआ, तो प्रागैतिहासिक काल में अग्नि का आविष्कार हुआ। ये आपको याद करते हुए चलना है। अब आता है आपका मध्य पाषाण काल यानी मीजोलिथिक मिडिल स्टोन एज। तो इसका जो काल है पीरियड वो 10,000 से 4,000 BC। इस काल की विशेषता यह है कि यहाँ के लोग जो है छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए इसे मीजोलिथ यानी कि सूक्ष्म पाषाण काल भी कहा जाता है। इस काल में पहली बार पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो यहाँ से याद रखना है कि सबसे पहले जो आपका पशुपालन का जो अवशेष पाए गए थे वो पहला अवशेष आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में, वहाँ से पाए गए हैं। दूसरा आपका राजस्थान का बागौर से मिला है, और तीसरा जो है पशुओं का अवशेष वो सराय नहराय प्रतापगढ़ यानी कि यूपी में है, वहाँ से अवशेष पाए गए हैं। तो ये तीन स्थल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी काफ़ी सारे स्थल हैं, लेकिन जो यहाँ पे येलो कलर का पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको कलरफुल दिखाया गया है ताकि देखने में अट्रैक्टिव लगे और आपको ये सारी बातें दिमाग में छपते हुए चले। इस काल को सूक्ष्म पाषाण काल कहा जाता है, जैसा कि आपको पता है, और इसी काल में सूक्ष्म पाषाण फलक का उद्योग हुआ। माइक्रोलिथ का संबंध मध्य पाषाण से है। इस काल की विशेषता है कि यह है कि यहाँ के लोग अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार करना जान गए, आग का व्यवहारिक प्रयोग करना सीख गए। इस काल के लोग जो है खेती को अव्यवस्थित तरीके से जाने। अव्यवस्थित तरीका कहने का मतलब है कि एक ही ज़मीन पे धनिया, मिर्चा, आलू, बोड़ा सब जो है रोप देना। इसीलिए
इसको अव्यवस्थित कहा जाता है। अव्यवस्थित तरीके से जानकारी जो है वो नव पाषाण के लोग करने लगे, यानी कि नव पाषाण काल में जो मानव पाए जाते थे वहाँ के लोग व्यवस्थित तरीके से खेती किए। इसीलिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में, खेती का जो जानकारी थी वो कहाँ से हुई। तो अगर एग्जाम में आए तो आपको ध्यान रखना है खेती की जानकारी नव पाषाण काल, क्योंकि विधिवत तरीके से खेती नव पाषाण काल में पाए गए मानव ही करते थे। अब यहाँ बात की जाए मुख्य औजार की, तो यहाँ का मुख्य औजार है पत्थर। ये पत्थर के बहुत छोटे हथियार होते थे। प्रमुख स्थल है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा स्थल है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो आदमगढ़, होशंगाबाद, भीमबेटका, बेघौर। राजस्थान का बागौर फेमस है। और मध्य पाषाण काल से जुड़ी जो है वो है गुजरात। गुजरात का आपका एक जगह है लंघनाज। उत्तर प्रदेश की जो जगह है वो है महागढ़, मेजा, सराय नहराय जो कि प्रतापगढ़ में है। वहीं आपका बिहार का 2 प्रमुख स्थल है वो है पायसरा, मुंगेर और चिरान। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। वहीं आपका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो ये यूपी में है। यहाँ से मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और है दमदमा जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, यहाँ से अस्थियों का साक्ष्य मिला, यानी सब जो मिले हैं वो दमदमा से मिले हैं। वहीं एक नाम आता है महादहा, ये जो कि उत्तर प्रदेश में आता है और यहाँ से हड्डी के औजार पाए गए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में जो भी मोस्ट टॉपिक है, मोस्ट चीज़ें हैं, वो सबको यहाँ पे समाहित किया गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं, नोट भी बना सकते हैं। कुछ मध्य पाषाण काल के जो औजार है जो कि आपको पिक्चर के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है। मध्य पाषाण काल के छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल होता था। ये छोटे छोटे मध्य पाषाण कालीन औजार है। अब आता है आपका नव पाषाण काल, जिसका पीरियड है 10,000 से 1000 BC। इस काल में मानव ने सुव्यवस्थित तरीके से खेती करना सीख गए थे और खेती की शुरुआत जो है इसी काल से हुई। इस काल में मानव ने पशुपालन व्यवस्थित तरीके से किया। कुत्ता को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया और गेरुवर्णी मृदभांड का साक्ष्य जो है इसी काल से मिला है। यहाँ से कृषि पहिए और मनका यानी घड़ा की खोज हुई। महापाषाण यानी मेगालिथ, इसका संबंध जो है वो है नव पाषाण काल से है। नव पाषाण काल के मुख्य औजार है हड्डियों का औजार। मुख्य रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी इस्तेमाल किए जाते थे। और तीसरा मुख्य औजार है वो है पॉलिशदार पत्थर। यहाँ से पाए गए प्रमुख स्थल है जो कि मेहरगढ़ पाकिस्तान प्रमुख स्थल है। बिहार के 2 प्रमुख स्थल है चिरान सेनुवार। कश्मीर के प्रमुख स्थल है बुर्ज होम गफा कराल। उत्तर प्रदेश के स्थल है कोल्डियवा महागढ़। तमिलनाडु के स्थल है पायमपल्ली। असम के प्रमुख स्थल है सरुतरु मारकंडला। कर्नाटक के प्रमुख स्थल है ब्रह्मगिरी, कोडेकाल, हल्लूर, मास्की, पिकलीहल, संगेन, कल्लू। तो इस तरह से नव पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं जो कि कहाँ कहाँ हैं वो सारे आपको इसमें बताए गए हैं। अब कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि इस वीडियो में यहाँ से देखते हैं। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नव पाषाण काल में कौन कौन से स्थल हैं वो यहाँ पे देखते हैं। तो ये है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का जो बुर्ज होम है ये फेमस है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बुर्ज होम कहाँ है? ये कश्मीर में है। यहाँ से गर्तावास यानी कि गड्ढों में रहने का आवास, तो यहाँ से गर्तावास का प्रमाण मिला है। साथ ही साथ बुर्ज होम से कब्र में मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का भी प्रमाण मिला है। दूसरा है चिरान जो कि सारण में है। सारण कहाँ है? ये बिहार में है। तो यहाँ ध्यान रखना है बिहार का जो प्रमुख स्थल है, बिहार का जो कमीशन लेवल का एग्जाम होता है उसमें आपका एक क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था जिसमें आपका पूछा गया था कि चिरान कहाँ है। तो चिरान का संबंध बिहार से है और ये बिहार के कौन से जिले से? तो बिहार के सारण जिले से हैं। यहाँ से चित्रकारी के अवशेष और मृदभांड के साथ कुछ औजार पाए गए हैं। कोल्डिहवा ये है उत्तर प्रदेश। कोल्डिहवा से चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़, तो यहाँ मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, ये बलूचिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ जो है वो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में, यहाँ से खेती का प्रथम साक्ष्य मिला है। तो खेती की शुरुआत की जाए तो खेती का प्रथम साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से और ये 7000 ईसा पूर्व पहले मिला था। यानी कि अगर अभी के समय की बात की जाए 2021 से, तो 2021 यानी कि आज से 9000 साल पहले खेती की शुरुआत का प्रथम साक्ष्य मिला था मेहरगढ़ से।
अब है लेहुड़ा देव। लेहुड़ा देव ये है आपका यूपी में। यहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप में पहला कृषि का साक्ष मिला था। याद रखना है कि पूरे विश्व में अगर पूछा जाए पूरे विश्व में कृषि का साक्ष वो है मेहरगढ़, और भारतीय उपमहाद्वीप में साक्ष मिला है वो है लेहुड़ा देव यूपी से। क्योंकि अभी का जो कमीशन लेवल का जो एग्ज़ाम है जिसमें आपको ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ध्यान यहाँ पे रखना है कि भारत के अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कृषि की शुरुआत, तो वो आपका प्रथम साक्ष मिला है लेहुड़ा देव से। तो नवीनतम कृषि यानी कि चावल की खेती या धान की खेती का साक्ष जो है वो 8000 ईसा पूर्व लेहुड़ा देव से मिला है। पीसीएस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो ये जवाब आपको देना है। नॉर्मली पीसीएस के अलावा अगर पूछा जाए तो मेहरगढ़ टिक लगा देना है। अब है हस्तिनापुर जो कि हरियाणा में है। यहाँ से सबसे ज़्यादा गेरुवर्णीय मृदभांड के साक्ष मिले हैं। तो जितने भी आप साक्ष देख रहे हैं वो नवपाषाण काल के अंतर्गत पाए गए हैं। पल्लवरम ये मद्रास में, यहाँ से कंकाल के साक्ष मिले हैं। भीमबेटका यानी कि ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। यहाँ से गुफा चित्रकारी के साक्ष मिले हैं। मेहरगढ़ से तीनों काल का साक्ष मिला है। यह सबसे लंबे समय तक चला है। यहीं से सुव्यवस्थित तरीके से जीने का तरीके का साक्ष मिला है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है मेहरगढ़ का संबंध किस काल से है, तो मेहरगढ़ का संबंध तीनों काल से है। अब यहाँ कुछ जरूरी बातें हैं। इतिहास क्या है, तो एक इतिहासकार थे ब्यूरी। इन्होंने कहा था कि इतिहास एक विज्ञान है, न इससे ज़्यादा और न इससे कम। यानी कि इतिहास की तुलना इन्होंने विज्ञान से की है। भारत में पुरातात्विक स्रोत के जनक कनिंघम को कहा जाता है। थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग को त्रियुगीन विभाजन किया था। भारत का पहला संग्रहालय का नाम है मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर अब इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है। ये कहाँ है, तो ये आपका भोपाल में है। भारत में सर्वेक्षण के लिए जो संस्था है वो भोपाल शहर में स्थित है। पूरे विश्व का संग्रहालय कोपेनहेगन के डेनमार्क शहर में स्थित है। बिहार का प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल चिरांद है जो कि सारण में स्थित है। रॉबर्ट ब्रूसफुट एक पुरातात्विक के साथ भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। अब यहाँ सारे सवाल आपके जितने भी टॉपिक्स है प्रागैतिहासिक काल और वो सिलेबस सब यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब यहाँ आपका आज का कुछ प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, आप जितना भी अभी आपने वीडियो देखा है पढ़ाई किया है वो सबको आपको जवाब देते हुए चलना है। यहाँ पे मैं आपको एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देने वाला हूँ, वो सब आपको बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तब तक आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में जितने भी आज के प्रश्न हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में नंबर वाइज आपको सबका जवाब लिखते हुए चलना है। यानी कि पहला प्रश्न है इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है इतिहास को किसने विज्ञान के बराबर तुलना दिया है। तीसरा प्रश्न मानव द्वारा आग की खोज किस काल में की गई। चौथा है मानव ने अपना सर्वाधिक समय किस काल में बिताया था। पांचवा क्वेश्चन है मानव का जीवन पूरा पाषाण काल में कैसा था। छठा है किस काल को माइक्रोलिथ कहते हैं। सातवां प्रश्न है मानव ने कब अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया। आठवां प्रश्न है गेरुवर्णीय मृदभांड शैली का संबंध किससे है, यानी कि कौन से काल से है, ये आपको बताना है। नौवां प्रश्न है मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। 10वां प्रश्न है मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी। 11वां प्रश्न है भारत में कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो अभी खोजे गए हैं वो कब पाए गए हैं। तो ये आपको बताना है। अभी मैंने सारी बातें वीडियो में बता दिया हूँ। 12वां क्वेश्चन है मेहरगढ़ में खेती कितने वर्ष पहले की गई थी। 13वां प्रश्न है लेहुड़ा देव में खेती कितने वर्ष पहले की गई थी। और 14 क्वेश्चन है मेगालिथ का संबंध किस काल से है। और लास्ट आपका 15वां क्वेश्चन है कांस्य युग में कौन सी सभ्यता आती है। तो ये सारे प्रश्नों का जवाब आप देना है कमेंट सेक्शन में। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ अगर सुधार की बात हो तो सुधार भी जरूर आप अपना विचार को रख सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से वीडियो की रैंकिंग बढ़ेगी और इतने मेहनत से वीडियो जो बनी है वो आपके अलावा और लोगों तक पहुँच सके। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी दबाएं, साथ ही साथ शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।